दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज पाकिस्तान की बात करूंगा मैं फ़ुटबॉल की, और इंडियन फ़ुटबॉल के ऊपर बात करूंगा। एटलेटिको मैड्रिड के बहुत ज़्यादा मुझे लोग कह रहे थे, बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि उसके ऊपर भी बात करें आप। कल मैंने देखा कि फुलम ने टॉटनहम हॉटस्पर को बाहर निकाल दिया कराबाओ कप से, और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शायकीन जो है वो फुलम को सपोर्ट करते हैं। एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बिकॉज़ उनका जो ओनर है वो पाकिस्तानी है फुलम का। तो ये एक रीज़न है। एंड पाकिस्तान फ़ुटबॉल से स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान फ़ुटबॉल को एनओसी मिल गया है लास्ट आवर पे, हमेशा की तरह, स्टार प्लस के ड्रामे की तरह, या आप कह लें कि जैसे मिशन इम्पॉसिबल में बम्प जो है उसके ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है और टॉम क्रूज़ जो है वो लास्ट सेकंड के ऊपर जो है बम को डिफ्यूज़ कर देता है, तो उस तरह शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा जो हैं वो मैदान में आई और उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट इवन देन शी यूज्ड हर इन्फ्लुएंस टू हेल्प फुटबॉलर्स। अंडर 16 के जो बच्चे थे कल रो रहे थे, और कल उनकी आंखों में आंसू थे, और एक लम्हे में वो जो उनकी आंखों में आंसू थे वो जॉय में बदल गए, वो खुशियों में बदल गए, जस्ट बिकॉज शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा स्टेप्ड इन। सो शी डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज़। शी हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड पाकिस्तान फ़ुटबॉल, और काश गवर्नमेंट में ऐसे और लोग भी होते। एक बात मेरी जान लो पाकिस्तानियों, गवर्नमेंट तुम्हें हर सूरत तंग करेगी अगर तुम एक पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फ़ैन हो। फुटबॉल फैंस को पाकिस्तान के तंग किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, जलील किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट फ़ुटबॉल से नफ़रत करती है, हॉकी की फेडरेशन से नफ़रत करती है, बेसबॉल की फेडरेशन से नफ़रत करती है, और वॉलीबॉल की फेडरेशन से नफ़रत करती है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्रिकेट को कोई और स्पोर्ट्स कभी भी सरपास करे। गवर्नमेंट नहीं चाहती, बिकॉज दे वॉन्ट टू यूज़ क्रिकेट एज अ पॉलिटिकल टूल। क्रिकेट एक बुरा स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर फोकस करती है क्योंकि उनकी जो सॉफ्ट पावर है वो सिर्फ क्रिकेट के थ्रू अयां होती है, नज़र आती है, और कुछ तो है ही नहीं दिखाने के लिए इस गवर्नमेंट के पास, और तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो मेरे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस, तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो और तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो ग्रीन है, ये तुम्हारा कसूर है, ठीक है, और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस टीम से इश्क करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इस एम्बलम के लिए, ये जो पाकिस्तान का एम्बलम है, इसके लिए तुम्हें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस फेडरेशन से हमारी गवर्नमेंट शदीद नफ़रत करती है और करती रहेगी। ये मत भूलो कि अंडर 23 में भी तुम्हें तंग किया जाएगा जब वो टीम जा रही होगी। ये मत भूलो कि जब अंडर 19 की टीम जा रही होगी तुम्हें तंग किया जाएगा, जलील किया जाएगा, मेंटल टॉर्चर किया जाएगा। ये मत भूलो कि जब तुम कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ अवे लेग खेलने जाओगे तुम्हें तंग किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे जो बुनियादी हकूक़ हैं उनसे तुम्हें महरूम किया जाएगा। ये मत भूलना। ये एक जंग है और तुमने इसको एक स्टेप बाय स्टेप जीतना है, और स्टेप बाय स्टेप जंग जीतने के लिए तुम्हें पॉलिटिशियंस को साथ मिला के चलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। अगर वो फ़ुटबॉल के हक़ में है तो तुम्हें इनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना होगा, और इनकी सरपरस्ती के बग़ैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिफारिश नहीं है, रेफरेंस नहीं है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम्हारे सर पे एक हाथ नहीं है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, मेरे पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस को अपने आप को एम्पावर करना होगा, और गवर्नमेंट के अंदर जो इस तरह के लोग हैं, शिज़ा फ़ातिमा जैसे, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी, अपने कंसर्न्स पहुंचाने होंगे, तभी कोई रास्ता है। और अपनी रूट्स को मजबूत करना होगा, तभी कोई रास्ता है, वरना कोई रास्ता नहीं है। आज मारिया खान जो पाकिस्तान विमेंस टीम की कैप्टन है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि इन बच्चों ने जो मेंटल टॉर्चर सहा है, ये जो अंडर 16 के बच्चे हैं मेंटल टॉर्चर से गुजरे हैं, और अभी ये फ़िज़िकल टॉर्चर से गुजरेंगे। ये फ़्लाइट लेंगे, वहाँ पे जेट लैग होगा, वहाँ पे फिर क्या क्या नहीं होगा। क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन से नफ़रत करती है। उनको इन नौजवानों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दीज प्लेयर्स, चाहे ये चित्राल से आएँ, चाहे ये पासमानदा इलाके से आएँ, चाहे ये स्वात से आ रहे हों, ये फैसलाबाद से आ रहे हों, लिया से आ रहे हों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक मेरी बात जो है ना समझ जाओ, आईपीसी मिनिस्ट्री चाहती है कि 2 लोग पीएफएफ के प्रेसिडेंट बने मार्च 2024 के बाद, इलेक्शंस के बाद, जो पीएफएफ का इलेक्शन है। आईपीसी मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि फैसल सालेह हयात उस कुर्सी पे बैठे, या दूध वाला अशफाक हुसैन शाह उस कुर्सी पे बैठे। फैसल सालेह हयात वो है जिसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खाए हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के, जो फीफा उसको दिया करती थी पैसे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने जेब में उसने लिए हैं, और फीफा गोल प्रोजेक्ट्स में खा चुका है वो। 17-18 साल वो प्रेसिडेंट रहा है,
पहले पीएफएफ का। अशफाक हुसैन शाह पता है कैसे आया था? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराया था पीएफएफ का, इंटरफेरेंस की थी पीएफएफ के अंडर। और अगर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट अगर पीएफएफ के अंदर इंटरफेयर करती है तो फीफा सीधा सीधा बैन लगाएगी आपके ऊपर। दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस बुलशिट। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म दिया था एज प्रेसिडेंट अशफाक हुसैन शाह को, जो कि एक दूध वाला है, दूध वाले जैसा इसका मुंह है, फुटबॉल का इसको एफ नहीं पता। और जब फीफा ने इसको हटाया तो ये वापस अपनी कुर्सी छीनने के लिए इसने पता है क्या किया? दहशतगर्दों की तरह और टेररिस्ट्स की तरह इसने हमला कर दिया था पीएफएफ के ऊपर। ये आदमी एक टेररिस्ट है। इस टेररिस्ट को अगर तुम एक्सेप्ट करते हो एज अ पीएफएफ प्रेसिडेंट आने वाले इलेक्शंस में, फ्यूचर में, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये सवाल पूछते हो ना कि फैसल साले हयात बेहतर है या अशफाक हुसैन शाह बेहतर है, दोनों फुटबॉल की तबाही और बर्बादी का सबब बनेंगे। दोनों, इनमें से एक को भी चूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक टेररिस्ट है और दूसरा एक ठग है। तो ये बात जान लो कि ये दोनों अगर आए तो पाकिस्तान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, फुटबॉल फेडरेशन को। पाकिस्तान तो खैर वैसे ही तबाह है, लेकिन फुटबॉल फेडरेशन को तबाह होने से, बर्बाद होने से वैसे ही कोई नहीं बचा सकेगा। हारून मलिक इनके मुकाबले में एक फ़रिश्ता है, इनके मुकाबले में अगर इनसे तुम कंपेयर करो, हारून मलिक कुछ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये सवाल आप ना पूछा करें कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, क्योंकि अगर दो शैतान सामने हैं तो शैतान में से किसी एक शैतान को नहीं चूज़ किया जा सकता। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह सकता कि चूज़ लेसर ऑफ द टू ईवल्स, क्योंकि ये दोनों बर्बाद करने आएंगे, दोनों अपने पैसे खाने आएंगे। और ये सीट पे सिर्फ इसलिए बैठने आते हैं ताकि ये कब्ज़ा कर सकें। फीफा जो 15-16 मिलियन डॉलर देगी पीएफएफ को, उस पर हमेशा के लिए कब्ज़ा कर सकें और खाएँ, लूटें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। तो ये बात समझ जाओ, कोई खैर ख्वाह नहीं है इनमें से, कोई खैर ख्वाह नहीं है। ये डाकू लोग हैं, ये डाकू थे, डाकू हैं और डाकू रहेंगे। और तुम्हें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि ये लोग डाकू हैं। अंडर 16 जो है उसका जो मैच है वो भूटान से होगा और मालदीव से होगा। 1 सितंबर को भूटान से मैच है। अगर हम भूटान को हरा देते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है, ये प्लेयर्स प्रॉपर जो हैं, ये जो 23 स्क्वाड है इसमें से जो 10 प्लेयर्स हैं वो पोपो एफसी में खेलते रहे हैं। बाकी 13 लड़के कहाँ से आए हैं कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं किधर से आए हैं ये, ठीक है। तो पोपो एफसी को बहुत हैविली यूज़ किया जा रहा है। एक एकेडमी से आपकी पूरी अंडर 16 टीम बनी है। अभी 5 या 6 साल के बाद तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपकी अंडर 16 की टीम बनी है 5-6 साल के बाद, ठीक है, इतने बड़े गैप के बाद। इससे कोई एक्सपेक्टेशन लगा रहा है अगर आप में से कोई, तो वो बेवकूफ़ आदमी है। इससे एक्सपेक्टेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू शुड जस्ट लेट देम प्ले। ये खुदा का शुक्र है कि ये खेल रहे हैं ये लड़के। इनको तो ये नहीं नसीब होता कि ये खेल सके इस मुल्क के अंदर, इनको एक मैच नसीब नहीं होता खेलने के लिए। तो अगर ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो ये दोस्तों एक मौजज़ा है, ये एक मौजज़ा होगा। हमें एक मैच जीतना है सेमीफाइनल तक पहुंचने में, और वो एक मौजज़ा होगा। हो सकता है उसके बाद हमें इंडिया मिल जाए सेमीफाइनल में, हो सकता है हमें बांग्लादेश या नेपाल मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, तो क्योंकि वो दूसरे ग्रुप में है। तो ये है, एंड ऑल द बेस्ट टू द सैफ अंडर 16 टीम। पूरी कौम आपके साथ है। मैं एज अ फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर आपके साथ हूँ, और मैं अपने ही चैनल पे जो मैच है वो कवर भी करूँगा फर्स्ट को। अब मैं आता हूँ इंडिया के ऊपर। इंडिया में एक बहुत ही तहलका खेज़ मैच हुआ और बहुत ही एंटरटेनिंग मैच हुआ, और वो था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का और ईस्ट बंगाल का। मोहन बगान वैसे मेरी फेवरेट टीम है, बट ईस्ट बंगाल जो है वो उनके बहुत बड़े राइवल्स हैं। और दुरंत कप का ये सेमीफाइनल था। दुरंत कप ईस्ट बंगाल 16 बार जीत चुकी है और मोहन बगान भी 16 बार जीत चुकी है। आप समझ लो कि ये लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड है इंडिया की, तो ये आप कह सकते हैं। तो बहुत ही इनकी एक हिस्टोरिक लेगेसी है, बहुत बड़े क्लब्स हैं दोनों, और कोलकाता जो डर्बी है उसका हिस्सा है ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, अगर किसी को नहीं पता तो। एंड कल 2 लड़कों ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। नंदा कुमार ऑब्वियसली उसने तो गोल मारा, राइट विंग पे खेल रहा था। फर्स्ट हाफ उसका इतना कोई ख़ास नहीं था, बट सेकेंड हाफ में हमने देखा कि यार नहीं, लड़का ग्रूव में आ रहा है। वो स्टार्ट कर रहा था, लड़का ग्रूव में आ रहा था। नोरम महेश सिंह मुझे बड़ा पसंद है, इंडिया के लिए भी खेला है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो खेल रहा था। तो नोरम महेश सिंह का मैंने पहले भी बात की है कि उसका जो लेफ़्ट फुट है इट्स वेरी वेरी गुड, सम्चुअस, बट राइट फुट भी उसका बहुत कमाल है। वो आराम से शिफ्ट करके दोनों फीट के साथ जो है आपको जो है ना वो सामने वाले डिफेंडर को बिल्कुल हक्का बक्का कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो
टेक्निकली वो बड़ा ही गिफ्टेड है और उसने शॉट ऑन टारगेट मारी थी जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होकर गोल हुआ था। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसको गोल दिया था कि नहीं, मुझे तो वो शॉट ऑन टारगेट ही लग रही थी नोरा महेश सिंह की, बट वो डिफ्लेक्ट होकर गया था, तो हो सकता है ऑन गोल दे दिया हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ। बट उसकी जो एफर्ट थी उसी की वजह से गोल हुआ एंड ही जस्ट, आई थॉट दैट ही टुक द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। जब वो आखिरी 20 मिनट हुए तो 20 मिनट के बाद जो कमबैक किया, क्योंकि 2-0 डाउन थी ईस्ट बंगाल, और जो कमबैक किया उसके बाद वो बहुत ही ब्रिलियंट था। उनका जो प्लेयर था नॉर्थ ईस्ट का फैल्गूनी, बहुत ज़बरदस्त गोल मारा, कट इन करके लेफ़्ट फुट पे उसने गोल किया और स्लाइस किया बॉल को। भाई उसकी जो टेक्निक थी, टेक्निक वाइज आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। और बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहा था, बट ही यूज्ड टू ड्रिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, और कभी वो राइट हाफ स्पेस में आ जाता था, कभी वो वाइड चला जाता था। उसकी मूवमेंट जो थी ना, वो समझ नहीं आ रहा था ईस्ट बंगाल को कि क्या करना है इसके साथ, कुछ समझ नहीं आता, हक्का बक्का किया हुआ था उसने, तो वो था। एंड देन पेनल्टीज़ हुई और ईस्ट बंगाल का जो कीपर है गिल, वो पहले केरला में खेल रहा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट ईयर वो केरला में खेल रहा था। इस ईयर नाउ ही इज़ प्लेइंग फॉर ईस्ट बंगाल। उसने सेव किया, लेकिन वो जो उसका जो फीट थे वो टच लाइन से थोड़ा आगे था, तो दैट्स वाई वो डिसअलाउ हो गया। जो उसने सेव किया उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो पेनल्टी ली नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर ने, उसने सीधा पोस्ट पे मार दी, बार पे मार दी, और फिर 5 की 5 पेनल्टीज जो हैं वो ईस्ट बंगाल ने कन्वर्ट कर दी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईस्ट बंगाल। आई होप कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का फ़ाइनल हो, क्योंकि मोहन बगान जो है वो दूसरा सेमीफाइनल जो है वो खेलने वाली है, तो आई होप कि इन दोनों का फ़ाइनल हो आपस में। एज आई एम रिकॉर्डिंग अभी तक मोहन बगान का मैच नहीं हुआ, तो आई होप दे विन, आई होप। जो मैं बात करना चाह रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो फैंस थे उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा स्टैंड्स के अंदर। ईस्ट बंगाल के कुछ 10-15 जो फैंस थे, जो कहते हैं ना कि गंदे अंडे जो थे, क्योंकि हर ईस्ट बंगाल फ़ैन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, हर फ़ैन बेस में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो वो कुछ गंदे अंडे थे उन्होंने उनकी शक्लों पे जो है वो अब्यूज़ किया, द वे दे लुक, दे अब्यूज़ देम, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की, फिर बॉटल्स फेंकी। ये सिर्फ यूरोप में नहीं होता दोस्तों, ये इंडिया में भी होता है, ठीक है, ये इंडिया में भी होता है। और जैसे आप यूरोप में देखते हैं कि भाई जो ब्लैक्स हैं उनको रेशियल अब्यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया जा रहा है, और यहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, और वो बॉटल्स फेंकी जा रहे थे और बहुत बुरे बुरे इल्काबात यूज़ कर रहे थे। तो बात यह है कि ऐसे लोगों को तो बैन करना चाहिए, चाहे ये किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हों। देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन फुटबॉल। मेरे कहने का मकसद ये है, कहीं पर भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, कहीं भी हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और अगर इंडियन फुटबॉल ग्रो करना चाहती है तो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस जहाँ पे ऐसे फैंस को बैन किया जाए। गंदे अंडों की मैं बात कर रहा हूँ, हर ईस्ट बंगाल फ़ैन को मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से ये रीइटरेट कर दूँ। तो ये सीन है। अब मैं आता हूँ जी एटलेटिको मैड्रिड पे। एटलेटिको मैड्रिड भाई साहब 7 गोल मार दिए भाई, 7 गोल ठोक दिए, रायो वैलेकानो को 7 गोल ठोक दिए, उनके घर में घुस के 7 गोल ठोक दिए लड़कों ने। एज़ यू ऑल नो अल्वारो मराटा ने बहुत अच्छा खेला, ही स्कोर 2 गोल्स। देन मार्कोस लोरेंटे और एनहेल कोरेया, ये जो हैं ये बेंच से उठ के आए और इन्होंने भी आके गोल मारा। तो जो बेंच स्ट्रेंथ थी इनकी, मतलब 3 जो लोग थे वो तो बेंच से उठ के आए थे। अल्वारो मराटा बेंच से उठ के आया था, एनहेल कोरेया बेंच से उठ के आया था, और मार्कोस लोरेंटे बेंच से आया था। एक एटलेटिको मैड्रिड की साइनिंग जो है ना वो बड़ी अजीब मुझे लगी है। मैंने बेंच पे देखा कि सोयुंजू था टर्की का, जो कि सेंटर बैक है, जो पहले लेस्टर में खेलता था। भाई इतना इंजरी प्रोन सेंटर बैक आपने क्यों साइन किया? ये इसको साइन करके क्या मिलेगा यार तुम लोगों को? इंतहाई थर्ड क्लास प्लेयर है ये, और ऊपर से 3-3 महीने तक ये इंजर रहता है। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे डिएगो सिमियोनी की या जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है क्या थिंकिंग है कि यार इसको एटलेटिको मैड्रिड ले आए हैं। आई हैव नो आइडिया। ये एटलेटिको मैड्रिड के लेवल का प्लेयर कहीं से भी नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू टर्किश फैंस, इवन दे नो दैट ही इज़ अ हॉरिबल सेंटर बैक। फिर कल ग्रीजमैन ने गोल मारा, और जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर है मेम्फिस डिपाई, ही ऑल्सो स्कोर्ड। और ग्रीजमैन भी हम जैसे कि जानते हैं कि ही हैज़ ऑल्सो प्लेड फॉर बार्सिलोना, तो वो उसने भी गोल मारा। मोलिना ऑल्सो स्कोर्ड, जो उनका राइट विंग बैक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 5-3-2 के साथ आजकल ऑपरेट कर रही है डिएगो सिमियोनी की टीम, लेकिन बहुत फ्लूइडिटी थी।
बहुत अटैकिंग खेल रही थी इस मैच के अंदर। मैंने देखा ये बिल्कुल भी वो भड़वागिरी वाली एटलेटिको मैड्रिड नहीं लग रही थी कि भाई हम सिट बैक करेंगे, हम जो हैं अपने जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करेंगे, 5-4-1 रखेंगे या 4-4-2 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर गंग हो, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कि भाई हमने आज चीर फाड़ देना है रायो वैलेकानो को फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द 90th मिनट। और जो एनर्जी थी वो 90th मिनट तक नज़र आई। मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी ये। एज अ टीम कलेक्टिवली जो परफॉर्मेंस थी ना, जैसे धागे खोल रहे थे, 1-2s करके जो धागे खोल रहे थे एटलेटिको मैड्रिड वाले, हाफ स्पेसेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, विंग्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एवरी डिपार्टमेंट वॉज जस्ट टॉप नॉच एंड ऑल्सो द डिफेंस एज वेल। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मोलिना ओवरलैपिंग रन्स बना के जो है वो रन्स निकाल रहा था और उसने जो फिनिश किया वो बहुत कमाल था कि भाई प्रॉपर चड्डे किए भाई उसने गोलकीपर के, मतलब थ्रू द लेग्स नटमैक किया। तो बहुत ही मज़ा आया उसको भी देख के एंड दिस वाज अ फैंटास्टिक गेम। 5-3-2 में हम यही देख रहे हैं कि इस तरह से ये खेलना चाह रहे हैं। रोड्रिगो डी पॉल एक रनर है, एक वर्क हॉर्स है एंड साउल खेल रहा था। साउल जो है वो हमेशा डिएगो सिमियोनी की जो स्ट्रक्चर है या जो उसकी फ़िलासफ़ी है उसमें बैठ जाता है। चेल्सी में जब वो था ही वॉज हॉरेबल, ही वेंट ऑन लोन टू चेल्सी, ही वॉज हॉरेबल देयर। तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एटलेटिको मैड्रिड टाइटल जीत सकेगी। देखो दे आर कंटेंडर्स तो वो हैं, लेकिन क्या उनके अंदर वो गुदा है, वो विनिंग मेंटालिटी है, वो लीडर्स हैं टीम के अंदर कि वो एक ओवर द लाइन उनको ले जा सकें और बार्सिलोना जैसी टीम को चैलेंज कर सकें, रियल मैड्रिड जैसी टीम को चैलेंज कर सकें, जिनके पास जूड बेलिंगम जैसी बला है, बार्सिलोना को चैलेंज कर सकें, जिनके पास हम सबको पता है कि एक पेड्री और गावी जैसा डुओ है। तो क्या ये उसको चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि देखो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एक स्टेटस को का नाम है, स्टेटस को है वो ला लीगा का। स्टेटस को तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है और एटलेटिको मैड्रिड के पास हमेशा एक आउटसाइड चांस होता है कि वो स्टेटस को तोड़ सके और ला लीगा जीत सके, जो कि उन्होंने 2021 में किया था जब सुआरेज़ एटलेटिको मैड्रिड चला गया था। तो ये है, अभी सुनने में ये आ रहा है कि यानिक कैरेस्को जो है उसको ये बेचना चाह रहे हैं, शायद वो सऊदी प्रो लीग चला जाए, तो वो भी बात चल रही है क्या यानिक कैरेस्को को बेचेंगे और इनका क्या प्लान होगा कि फिर लेफ्ट विंग बैक पे किसको खिलाना है। लेफ्ट विंग बैक पे ये ऑब्वियसली अपना एस्पिलिक्वाटा को भी खिला सकते हैं, लेकिन वो उस रोल के लिए इतना अच्छा नहीं है। आई थिंक वो एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक के तौर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, जैसे वो चेल्सी में खेलता था। लेफ्ट बैक वो खेल सकता है बट नॉट एज अ लेफ्ट विंग बैक, आई डोंट थिंक सो। और उसका पेस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उस बंदे के साथ आप अगर पूरा सीज़न खिलाओगे तो टाइटल तो नहीं जीत पाओगे, बट ये है कि यू माइट नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देयर अगर आप यानिक कैरेस्को को बेचते हो तो। अब मैं आता हूँ फुलम के ऊपर, और फुलम और टॉटनहम हॉटस्पर, भाई साहब व्हाट अ ब्रिलियंट मैच दैट वाज। और हमने देखा कि जो मुर्गी ने कुकड़ी ने गोल मार दिया, यानी कि रिचार्लिसन ने गोल कर दिया। फाइनली कैराबाओ कप में उसको चांस मिला, उसने गोल ठोक दिया। और उसके साथ हमने देखा कि जो बॉबी रीड है, आई थिंक बॉबी डे कोर्डोवा रीड ने गोल किया था फुलम के लिए। आंद्रेस पेरेरा बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत कमाल खेल रहा है, उसने पेनल्टी भी कन्वर्ट की, सो ही इज़ प्लेइंग वेल। इन्होंने अडामा ट्रायोरे को साइन कर लिया है वुल्व्स से, और इन्होंने राहुल हिमेनेस को साइन कर लिया है फुलम ने वुल्व्स से। तो इनकी टीम काफ़ी अच्छी बन गई है। हैरी विल्सन ऑलरेडी इनके पास है, और इनकी आप कह लो कि पॉलिनिया इनका बेस्ट प्लेयर है। फुलम का बेस्ट प्लेयर अगर कोई बंदा है, और अगर वो आप कहो कि वो कौन सा प्लेयर है ऐसा जो फुलम से निकल के टॉप 6 की टीम में खेल सकता है, टॉप 6 प्रीमियर लीग टीम्स में, तो वो पॉलिनिया है। मतलब यार कमाल डिफेंसिव मिडफील्डर है वो बंदा। उसके सामने मैं सिर्फ एक वर्ड बोल सकता हूँ, कमाल। अब काश वो लिवरपूल आ जाता, मैं बड़ा ही उसका फ़ैन हूँ, काश वो लिवरपूल आ जाता, लेकिन खैर ही इज़ अ प्रॉपर डीएम डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ये है। और पेनल्टीज़ में वही हुआ फिर कि 5 की 5 जो पेनल्टीज़ थी वो ठोकी हैं फुलम ने। और शाहिद खान या कह लो कि टोनी खान, फुलम जो है वो प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी टीम है एक तरह से तो उन्होंने काराबाओ कप के नेक्स्ट राउंड में जगह बना ली है। पोस्टेकोग्लू बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ होगा क्योंकि उसका कोई टैक्टिक वर्क नहीं कर रहा था। इस मैच में वो 4-4-1 खिला रहा था, 4-4-1-1, नॉट अ 4-2-3-1 जो कि वो मोस्टली खिलाता है, या वो 4-3-3 खेलता है जैसे वो सेल्टिक में खेला करता था एक सिंगल पिवट के साथ। तो यहाँ पे वो विंग्स यूज़ कर रहा था और सोलोमन को यूज़ कर रहा था और पेरिसिच को यूज़ कर रहा था विंग्स के ऊपर, लेकिन जब डिफेंसिव शेप में आते थे तो वो 4-4-1-1 हो जाती थी। अब लो सेल्सो भी खेल रहा था। बहुत से बार्सिलोना फैंस कहते कि यार लो सेल्सो को साइन करना चाहिए, जाओ फिलिक्स को साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अब जाओ फिलिक्स के पीछे जा रहे हैं और जाओ फिलिक्स भी एडमेंट है कि वो बार्सिलोना चला जाए, तो वो एक अलग कहानी वहाँ पर चल रही है। लेकिन लो सेल्सो को भी बहुत से बार्सिलोना फैंस पसंद करते हैं, तो ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग इन दिस गेम। सॉन ने स्टार्ट नहीं किया था, हुगो लॉरिस ने स्टार्ट
स्टार्ट नहीं किया था, फॉर्स्टर जो था वो खेल रहा था। फुलम में मैंने बताया जैसे कि बॉबी डेकोडोवा रीड का डिफ्लेक्ट होके किया, लेकिन वो जो ओन गोल जो हुआ वो मिकी वैन डे वेन का था। तो 1-1 पे ये सारा सिनेरियो हुआ और इस तरह से पेनल्टीज़ पे फुलम जो है वो जीत गई। हीरो ऑफ द मैच था रोडेक, जो कि फुलम का गोलकीपर है और सेकंड चॉइस गोलकीपर है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि लीनो जो है वो उनका फर्स्ट चॉइस फुलम का गोलकीपर है। तो वो भी एक हीरो बन गया उस रात को और स्पर्स ने फिर से बॉटल कर दिया। तो आई फील सैड फॉर पोस्टेकोग्लू, बट दिस इज़ इन द DNA ऑफ स्पर्स। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है ये तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।